इस देश के सोशल मीडिया में अगर आप सामान्य तौर पे देखें तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की तुलना में पिछड़ती नजर आती है। सामान्य तौर पे समझ के परे है कि सोशल मीडिया पे जिस तरह का प्रेजेंस है विपक्ष का, जिस तरह की उपस्थिति है, उसके बावजूद भी विपक्ष को कामयाबी क्यों नहीं मिलती है। सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह का माहौल बनाया जाता है, ऐसा लगता है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव से बाहर है, या इसको दूसरी तरह से कहें कि एक तरफा विपक्ष चुनाव में विन विन सिचुएशन में है। इसके बावजूद भी कहीं पे भी उस तरह का परिणाम आते दिखता नहीं है। इस देश के तमाम यूट्यूबर्स, जिसमें बहुत बड़े दिग्गज नाम हैं, जिसमें अजीत अंजुम, पूर्ण प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार जैसे बड़े पत्रकार तक शामिल हैं, वो पत्रकार हर दूसरे दिन एक यूट्यूब पे एक वीडियो लेके आते हैं और उसमें बताते हैं कि दिल्ली की सरकार जा रही है। कभी वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लखनऊ से आउट होने वाले हैं। कभी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत गड़बड़ है। कई बार कहा जाता है कि नागपुर और दिल्ली में पट नहीं रही है। संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ अंदर खाने पक रहा है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि हर दूसरे तीसरे दिन इस देश का जो यूट्यूबर है, जो सामान्य तौर पे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल एक खुद में एक विपक्ष बन गया है, इस देश में भाजपा को 50% से कम वोट मिलता है। कई बार ये 37%, 40% या कुछ इसके आसपास होता है। जाहिर सी बात है, इस देश की बहुसंख्यक आबादियों में का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, और वो बहुत हद तक डेस्परेट भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानी चाहिए। इसलिए वो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे इस तरह के कंटेंट को फॉलो करता है, उनको देखता है और उनसे सहमत या असहमत होता है। ऐसे यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स को ये जो दर्शक है, ये जो बहुसंख्यक आबादी है, वो लोकप्रिय बनाता है। और इसका अर्थशास्त्र भी है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी आबादी, करोड़ों की आबादी जब व्यूअर्स में या दर्शक में बदलती है, तो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को भर भर के पैसे भी मिलते हैं। लेकिन क्या सवाल यह है कि क्या इन कंटेंट क्रिएटर्स का कोई फायदा विपक्ष को मिल रहा है? क्या विपक्ष को इन कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से कोई बड़ा लाभ मिल रहा है? ऐसा दिखता नहीं है। हरियाणा से लेके मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और देश के तमाम हिस्सों में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बहुत आसानी से चित कर देती है। तो फिर सोशल मीडिया पे ये जो पूरी भीड़ उमड़ी हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बना रहता है, उससे असल मायने में क्या विपक्ष को फायदा हो रहा है या नुकसान? बहुसंख्यक जो यूट्यूबर्स है, वो हर दूसरे तीसरे दिन ये दावा करते हैं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो किसी स्टेट की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, जाने वाली है। कई बार अमेरिका के एपस्टीन सेक्स स्कैंडल के हवाले से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के नाम उसमें शामिल हैं। और इस तरह से कहा जाता है, एक डेट तक दे दिया जाता है कि साहब 29 दिसंबर के बाद ये सरकार नहीं रहेगी, 30 के बाद नहीं सरकार रहेगी, कभी 28 के बाद ये सरकार नहीं रहेगी, दिल्ली में कुछ नया होने वाला है, आज की रात भारी है, बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, कभी नागपुर में मीटिंग चल रही है, कभी दिल्ली में मीटिंग चल रही है, कभी लखनऊ में मीटिंग चल रही है। ये खेल क्या होता है और इसका क्या विपक्ष को कोई फायदा मिल रहा है? सवाल ये है। मुझे याद है कि एनडीटीवी के मालिक हुआ करते थे डॉक्टर प्रणय राय। डॉक्टर प्रणय राय बहुत इस देश के बड़े पत्रकार थे और उनकी पत्नी राधिका राय वृंदा करात की बहन थी। जाहिर सी बात है, उनकी जो एक खेमेबाजी थी वो बहुत स्पष्ट तौर पे इस देश में वो एंटी बीजेपी जो एक पूरा खेमा था, उसके एक तरह से ध्वजवाहक पत्रकार थे। डॉक्टर प्रणय राय पूरे साल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाते थे और कई बार लास्ट चुनाव के दौरान वो सत्ता पक्ष के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां करते नजर आते थे। और कई बार उनके जो दावे होते थे, उनकी जो भविष्यवाणी होती थी, जिस तरह के वो एक तरह से वो
एंकरिंग किया करते थे या जो कमेंट्री किया करते थे, जो पॉलिटिकल कमेंट्री उनकी होती थी, उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आते थे। इसका मतलब ये होता था कि साल भर उन्होंने जो खेती की है, एक विशाल अपने फॉलोअर्स की, एक समर्थकों की, उस समर्थकों को किसी किसी खास एक झोली में डाल देने की राजनीति। मेरे गुरु दिलीप मंडल जी लंबे समय से, दशकों से इस देश में पिछड़ों की राजनीति करते रहे। राजनीति क्या करते रहे, उनके नाम पे वो उनकी मुखर आवाज रहे। पिछड़ों और दलितों के लिए उन्होंने ढेर सारे पॉलिटिकल कमेंट्री की, राजनीतिक विश्लेषण किया, और निश्चय ही उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अंत समय में वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए। जाहिर सी बात है, पिछड़े और दलितों के बीच उनकी एक साख थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको कैच कर लिया। अब दिलीप मंडल अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ बीच कुछ बोलते हैं, तो असल में भारतीय जनता पार्टी को जो जरूरत है पिछड़े और दलितों के बीच एक अपनी वॉइस पहुंचाने की, वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मीडिया में एक बहुत बड़ा एक तरह के एक एक एक, एक खेल चलता रहता है। सवाल ये है कि आज विपक्ष के पक्ष में खड़े जो तमाम यूट्यूबर्स हैं, जो तमाम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्या उनका लाभ विपक्ष को मिल रहा है? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बहाने ये यूट्यूबर्स एक सेफ्टी वॉल्व की भूमिका निभा रहे हैं? इस देश में लाखों करोड़ों जो सत्ता विरोधी एक स्वर है, उसका गुस्सा, उसका एग्रेशन सोशल मीडिया पे निकल जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर इन कंटेंट क्रिएटर्स का लाभ विपक्ष क्यों नहीं उठा रहा है? या क्या वाकई में ये लाभ मिल भी रहा है, या सिर्फ जो है एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है? इसकी पूरे इकोनॉमिक्स को समझिए, इसके तब आप इसके डायनामिक्स को भी समझ पाएंगे अगर इसकी पूरी अर्थशास्त्र को समझ में आएगा। इस देश में भारतीय जनता पार्टी को कमोबेश 50% से कम वोट मिलते हैं, 40%, 45% के आसपास। जाहिर सी बात है, इस 55% में इस देश का जो अल्पसंख्यक है वो भी है। वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए डेस्परेट है। सामान्य तौर पे इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए डेस्परेट है, जिसे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ लंबे समय तक इस देश में रही तो उनके लिए स्थिति खराब हो जाएगी। ये जो वर्ग है, ये यूट्यूबर्स को लगातार देखता है, इनके वीडियोज को देखता है, लाइक करता है, शेयर करता है, और जाहिर सी बात है इस पूरे से एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्र बनता है। कुछ ही घंटों में ये जो एस्टैब्लिश यूट्यूबर्स हैं, इनको लाखों के व्यूज मिल जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जो गुस्सा है, जो एग्रेशन है, वो एक तरह से सेफ्टी वॉल्व की तरह, कुकर के, प्रेशर कुकर के उस स्टीम की तरह जो कुकर में बनता है और कुछ कुछ समय पे निकलता रहता है, सोशल मीडिया पे वो सारा एग्रेशन निकल जाता है। दूसरी एक बात और है, आपने वो कहानी सुनी होगी, शेर आया, भेड़िया आया, और उसके बाद धीरे धीरे पूरे गांव को ये विश्वास खोता गया कि कभी शेर आएगा भी, और एक दिन जब अचानक से शेर आया तो पूरे गांव के लोगों ने विश्वास नहीं किया। यकीन मानिए, जो इंफॉर्मेशन की बॉम्बिंग है, जो सूचनाओं की मार है, इसका एक नुकसान है। लोग धीरे धीरे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, विश्वास करना छोड़ देते हैं। लोगों को यकीन ही नहीं है कि असल में ऐसा हो सकता है। इससे असल में इस देश के लाखों करोड़ों वोटर्स की, या वो लोग जो विपक्ष में हैं, विपक्ष का स्वर हैं, वॉइस ऑफ डिसेंट हैं, उनके उम्मीदों की हत्या हो रही है। उनकी एक तरह से जो थोड़ी सी आस है वो टूट रही है, हर दिन टूट रही है। जब आप 2 दिन के अंदर सरकार गिराने का दावा करते हैं एक बड़े चेहरे के साथ, वो चेहरे जो बहुत एस्टैब्लिश चेहरे हैं, तो जाहिर सी बात है इस देश के विपक्ष को या विपक्ष के समर्थकों को लगने लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को हराना असंभव हो गया है। एक हमारे मित्र ने कहा कि अगर विपक्ष को इस देश में सत्ता में आना है तो किसी भी स्टेट या देश के चुनाव के पहले सारे विपक्षी खेमे के यूट्यूबर्स को बुलाया जाए और उनके आगे हाथ जोड़ दिया जाए कि आप लोग इतने दिन के लिए
अपने कंटेंट बनाने बंद कर दीजिए। जाहिर सी बात, ये थोड़ी सी हंसने की बात है, लेकिन ज़रूरत इस बात का है कि विपक्ष के प्रति स्वर उठाने वाले यूट्यूबर्स थोड़े जिम्मेदार बने। ये समझें कि कुछ व्यूज की खेती के लिए, कुछ दर्शकों की ज़रूरत के लिए वो झूठ तो बोल सकते हैं, लेकिन झूठ का नुकसान इस देश के लोकतंत्र को हो रहा है, इस देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को हो रहा है, इस देश के लोगों की उम्मीदों को हो रहा है। इतनी जिम्मेदारी के साथ इन कंटेंट क्रिएटर्स को कंटेंट की दुनिया में आना चाहिए। आज की कोजागरी बातचीत में इतना ही। नमस्कार।